जब लोग कहते हैं कि हम इतना सह चुके हैं कि अब हम नहीं सहेंगे और इसको हर हाल में इस सरकार को बदल के रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कामेश्वर गुंबर जी है साथ में। हम आपको इनका परिचय दे देते हैं, जो कि स्टेट कन्वीनर है बीजेपी ह्यूमन राइट्स सेल पंजाब के और पेशे से एडवोकेट हैं, वकील भी हैं। मुलाकात करवाते हैं, मिलवाते हैं। कामेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नियो इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद कबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, दिल्ली का चुनाव जो है 2025 का बहुत ही दिलचस्प बन गया है और तीनों पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों के लिए फाइट हमें टफ लग रही है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तो ये लग रहा है कि हमारा वजूद बचेगा नहीं बचेगा, इस तरह की बातें सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। आपके क्या विचार हैं? मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि फाइट कोई भी होती है तो टफ होती है, किसी ना किसी तरीके से ज़रूर फाइट टफ होती है। और जब चुनाव आते हैं तो चुनाव की फाइट अपने आप में एक दिलचस्प मोड़ ले लेती है। हालांकि ये दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली ने पिछले कुछ समय से जो अपने साथ होता हुआ सौतेलापन देखा है, वो विज्ञापन ही विज्ञापनों के अंदर दिल्ली जो फंस कर रह गई है, जो दिल्ली आगे बढ़नी थी, जो 25 साल पीछे धकेल दी गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को अब समझ आ चुका है कि अब सिर्फ कमल खिलाएंगे, कमल खिलने से ही दिल्ली का उद्धार हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो दिल्ली को एक सुदृढ़, सशक्त और मजबूत सरकार दे सकती है, ताकि दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। नारा चल रहा है जी, अब नहीं सहेंगे, बदल करके रहेंगे। मतलब ये आप लोग जो लाइनें निकाल करके लाते हैं वो कहाँ से लेकर? देखिए, ये लाइनें जो मैं आपको कहूँगा, ये लाइनें जनता के द्वारा दी जाती हैं। आप देखिए, हमारा पीछे जैसे राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तो उसके अंदर भी लोगों ने अपने स्लोगन्स लिख करके डाले थे। हमें नमो ऐप के जरिए और हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, पर्सनल वन टू वन टच हो, जब हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता हमें बिल्कुल ये नारे बताती है। जब लोग कहते हैं कि हम इतना सह चुके हैं कि अब हम नहीं सहेंगे और इसको हर हाल में इस सरकार को बदल के रहेंगे, वो अपने आप में एक नारा बन जाता है। तो ये सिर्फ नारे नहीं है, ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये जनता के दिल की आवाज है जो एक अच्छे तरीके से सामने उभर के आ रही है। हमने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी से इंटरव्यू में हमने ये पूछा था कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपका तो नाम ही बिगाड़ दिया, आप तो आपसे आपदा हो गए हैं और अब आपकी वापसी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने तो इन्हें नाम बिगाड़ा है, हम तो दिल्ली में है ना भारतीय जनता पार्टी का फिगर बिगाड़ देंगे, संख्या बिगाड़ देंगे। इस पर क्या कहना है? बोले कि हम ला रहे हैं 60, वो उनको कर देंगे 0। क्या कहना है? भाई साहब, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो एक राजनीतिक शिष्टाचार से बंधा हुआ कार्यकर्ता है। हम लोग आम आदमी पार्टी की तरह गाली गलौच नहीं करते हैं। मोदी जी ने जो शब्द आपदा दिया वो बिल्कुल सही है और जनता की जो त्रासदी है उससे निकल करके ही ये शब्द बाहर आया है जो आपदा है, और जनता ये आपदा झेल रही है। जहां तक बात रही संजय सिंह जी की, या वो कहते हैं कि वो भाजपा का फिगर बिगाड़ देंगे, मैं उन शब्दों में नहीं जाना चाहता हूँ। वो कुछ नहीं कर सकते हैं और जनता उनको आने वाली जो 5 तारीख है उसके अंदर वो पूरा जवाब दे देगी। और 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी, जब डब्बे खुलेंगे, जब ईवीएम्स के बारे में जब डाटा सामने आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आपदा है और किसने दिल्ली को मजबूत करने का काम किया है। इतना बड़ा जो भाषाओं का अगर हम देखें, भाषा में जब शब्द का निर्माण होता है और ख़ास करके पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए जब एक, क्योंकि आपने एक शब्द दिया आपदा, तो उसके पीछे क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली में कौन सी आपदा आ गई? क्या क्या हो गया पिछले 10 सालों में जो कि है ना भारतीय जनता पार्टी ने एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही आपदा कर दिया? वो जरा बताएं। भाई साहब, बताने लगूंगा तो मुझे लगता है शायद 2-3 इंटरव्यूज भी कम पड़ेंगे, जितनी समस्याएं दिल्ली के अंदर हुई हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि दिल्ली के अंदर क्या समस्याएं आई हैं। जैसे कि आप देखिए कि सड़कें, आप कभी भी चले जाए सड़क के ऊपर तो कहीं चौरस गड्ढा है, कहीं गोल गड्ढा है। तो जो गड्ढों के अंदर जो दिल्ली बस गई है, जो 10 साल में जो केजरीवाल जी कहा करते थे कि हाँ भैया मैं इसको पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, तो मुझे लगता है पेरिस और लंदन में भी शायद उन्होंने देखा था कि जिस प्रकार से बरसात होने के बाद फ्लड्स के अंदर सड़कें भर जाती हैं, पानी का निकासी नहीं होती है, वो एक समस्या सदा चलती आ रही है। अब देखिए, पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को ग्रैब 4 लगाना पड़ता है और हर साल ये पोल्यूशन की समस्या हमारे सामने आती है। पहले केजरीवाल जी कहा करते थे कि पंजाब के अंदर पराली जलती है, क्योंकि पंजाब में भी उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बना ली है तो पंजाब का नाम लेना बंद कर दिया है।
तो ये ऐसे ऐसे मुद्दे हैं। पानी का मुद्दा, केजरीवाल जी कहते थे कि मैं हर घर में पानी पहुंचाऊंगा, लेकिन टैंकर माफिया के साथ मिलकर आज भी पानी के लिए जो समस्याएं में जो दिल्ली जूझ रही है, जो पानी लेने को खरीदने को मजबूर है, उसके बारे में केजरीवाल जी के पास कोई जवाब नहीं है। यमुना साफ करने के बारे में केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरे को 2 साल दे दीजिए, मैं दे दूंगा, मैं 5 साल दे दीजिए, 4 साल दे दीजिए। 11-12 साल हो गए लेकिन यमुना साफ नहीं, और अभी भी वो इस मुंह से आते हैं। मुझे नहीं समझ आता किस मुंह से लोगों के पास जाते हैं कि हाँ मेरे से नहीं हुई, मैं आगे करके दिखाऊंगा। तो ये सिर्फ मैं एक किसी शायर ने कहा था कि इरादे तो है मंजिल के, सफर करना नहीं आता, हमें कहना ही आता है मगर करना नहीं आता। भाई साहब, जो 50 करोड़ रुपया उन्होंने अपने शीश महल पे लगाया है, अगर 50 करोड़ रुपए के प्यूरिफायर्स खरीद लेते, अगर वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम खरीद लेते, तो यमुना आज से 3 साल पहले ही साफ हो गई होती। लेकिन केजरीवाल जी ने ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया है। और फिर मुझे नहीं समझ में आता कि किस मुंह से आके कहते हैं कि मैं यमुना को साफ करूंगा। तो बच्चों की कसम खाई केजरीवाल जी ने कि मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, फिर कांग्रेस का। आप देखिए कि लोकसभा चुनावों के अंदर उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, और अब वो कांग्रेस को गालियां निकाल रहे हैं। उनके पोस्टर के अंदर राहुल गांधी को चोर बताया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही इनकी मानसिकता क्या है। कभी वो इस तरफ हो जाते हैं, कभी वो उस तरफ हो जाते हैं। जिस उद्देश्य को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी, मुझे लगता है वो उद्देश्य बहुत पहले पीछे छूट चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूं कि केजरीवाल जी जब आम आदमी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, उन्हें मैंने एक लीगल नोटिस दिया था। अच्छा, आपने? हाँ, मैंने एक लीगल नोटिस भेजा था। मेरे एक क्लाइंट थे श्री ओम गौतम, अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए थे। अन्ना आंदोलन के बीच में उन्होंने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किए थे, उसके बारे में मैंने एक डिफेमेशन का नोटिस भेजा था, और बाद में उन्होंने वही किया जो सारी उम्र करते आ रहे हैं, माफी मांग ली थी। तो मैं उनके ये माफी कल्चर को उनके आम आदमी पार्टी के जन्म से पहले से जानता हूं। तो मैं जानता हूं कि केजरीवाल जी जो कहते हैं सिर्फ कहते ही हैं, करते नहीं है। तो समस्याएं बहुत है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि भाजपा को लेकर के आएंगे, इस आपदा को यहां से भगाएंगे, तभी दिल्ली का जो है विकास हो सकता है, तभी दिल्ली स्थिर हो सकती है। आप शायर और कवि भी हैं, ये भी हमें पता लगा, और आपने 2 लाइनें भी बोली थी, वो मतलब बहुत रोचक और आनंददायक थी। एक सवाल ये कि अभी हमने एक तस्वीर देखी, हमने क्या देखी, पूरे भारत ने एक तस्वीर देखी कि साहब सिंह वर्मा जी के बेटे, जो कि नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं जी, और रोहिणी में जब प्रधानमंत्री मोदी जी मंच पे थे, तो किसी भी कैंडिडेट का उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा, उनको पकड़ के ढाढ़स दिया। उससे हमने, मीडिया ने अर्थ ये निकाला कि प्रधानमंत्री तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, मुख्यमंत्री को हराओ और मुख्यमंत्री बनो। भाई साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक सैद्धांतिक पार्टी है, सिद्धांत से चलती है। केजरीवाल जी बहुत समय से एक सवाल उठाते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चेहरा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और जब समय आएगा, विधायक दल का जो बैठक होगी उसके अंदर विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और वही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। और जहां तक बात रही है प्रवेश मिश्रा, वो भी एक बहुत अच्छे कैंडिडेट है मुख्यमंत्री पद के लिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब को देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का 70 की 70 विधानसभाओं पे सभी चेहरे उठा करके देख लीजिए, एक एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने के काबिल है। और हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे राजकुमार भाटिया जी आदर्श नगर से हैं, मुझे लगता है कि जितनी साफ सुथरी छवि उनकी है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए वो भी एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, एक चेहरा और, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है किसी का भी टाइम आ सकता है। एक गाना था कि अपना भी टाइम आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है कि किसी भी कार्यकर्ता का टाइम आ सकता है, वो कभी भी अर्श से है ना, मतलब है ना, वो फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। आजाद कबीर जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो फर्श पर ही रहता है। उसको कोई भी कद मिल जाए, कोई भी पद मिल जाए, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम 2 से 302 पे आने वाली पार्टी है। आज हम कुंवर साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं, कल को पता लगा आप भी है ना, क्या कहते हैं, मुख्यालय में बैठ करके है ना, नेशनल मीडिया के सामने बैठ करके आपको भी कहाँ पहुंचे समय का पता नहीं रहा। एक अहम सवाल ये जी, पब्लिक के बीच में ना चर्चा थी कि है ना प्रवेश, वो भी तस्वीर एक दिखी कि यमुना तो गंदी है जी, और दिल्ली वालों को, दिल्ली की जो जनता है उनको जल जो है, यानी पानी जो है वो काफ़ी हद तक यमुना का इस्तेमाल हो, लेकिन उस पर पॉलिटिक्स हुई, वो गंदगी यथास्थिति अभी बरकरार है। परवेश साहब सिंह वर्मा जी ने अरविंद केजरीवाल के पुतले को ले करके यमुना में डुबा दिया। तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया दी कि है ना, ये देखो कि है ना, ये कमल के जो परवेश साहब सिंह वर्मा है, ये तो क्या कहते हैं केजरीवाल को डुबा रहे हैं। तो दिल्ली की जनता कहीं है ना, क्या कहते हैं, कमल और झाड़ू दोनों को है ना यमुना में ना डुबा दे, कांग्रेस ना निकल जाए। ये सोशल मीडिया पे चर्चा चल रहा था।
ये हंसी वाली बात है, अब क्या कहें? भाई साहब बिल्कुल आपने मुझे हंसा दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरा रक्त संचार बढ़ा दिया आपने। और कांग्रेस को अगर आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस सरकार तो मेरा रक्त संचार बढ़ रहा है ये सोच करके भी, हम हंस रहे हैं और हम हंस रहे हैं और अच्छी बात है। मैं जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पे ये भ्रांति फैलाई है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हंसाने का काम किया है। रक्त संचार बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस वालों का भी तो बढ़ना चाहिए कि सोशल मीडिया पे उनके लिए भी नहीं, मैं तो उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने ये भ्रांतियां फैलाई है सोशल मीडिया पे। चलो ख्यालों में ही सही, कांग्रेस को कुछ तो नजर आ रहा है, मतलब ख्यालों में बिल्कुल ख्यालों में। भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी पार्टी के जितने भी स्कैम्स हुए उनको जैसे उजागर करने का प्रयास किया, चाहे 13,000 करोड़ का स्कैम था, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का स्कैम रहा, जितने भी स्कैम्स रहे हैं, राजकुमार भाटिया जी के साथ मैं खुद कई जगह पे जो धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुआ हूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने सदा से एक जो काम किया है, आम आदमी पार्टी की जड़ों को हिला के रख दिया और इसमें कोई संशय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाने जा रही है। लास्ट में एक सवाल और कि आदर्श नगर विधानसभा में जो कैंडिडेट है वो काफी लंबे समय से परिश्रम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो इस बार 25 में क्या होने वाला है, सवाल यही है। लेकिन बैकग्राउंड फिगर आप ये भी जान रहे हैं कि 1400, 1500, 1600 वोट से पिछली बार वो रह गए थे। 1579 वोट से हम पिछली बार रह गए थे और उसके पीछे भी जो कारण है मैं समझता हूँ मुकेश गोयल जी थे, इन्होंने अच्छा कारण, हाँ कारण किसी ने नहीं बताया, बता देता हूँ क्योंकि मुकेश गोयल जी जो पहले कांग्रेस से चुनाव लड़े थे पिछली बार, वो उन्होंने मन बना लिया था कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे, उन्होंने अंदर खाने शायद पहले सेटिंग कर ली थी, इस वजह से हमारे कुछ मतों से हम जो पिछला चुनाव रह गया था। लेकिन राजकुमार भाटिया जी की जहां तक बात है, वो एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे रोटी बैंक के माध्यम से उन्होंने काम किया हो जनता के लिए, वृक्षशाला उन्होंने चलाई हो, बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर के फलोत्सव मनाते हैं, उन्होंने ऐसे जो कई कार्यक्रम किए हैं जो लोगों के साथ जुड़ाव बना के रखे हुए हैं। तो राजकुमार भाटिया जी को किसी पहचान की, किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। उनका नाम यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग आप क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे तो वो राजकुमार भाटिया जी को अपने पर्सनल तौर पे जानते हैं, क्योंकि मैं आपको शायद नहीं पता हूं, मैं आपको बता देता हूं, भैया हफ्ते में 6 दिन की चाय अपने क्षेत्र में पीते हैं, 7वें दिन अपने घर पे पीते हैं। तो वो जो परिश्रम भैया का एक लगातार चला आ रहा है, वो चाहे छात्र राजनीति के जीवन से चला आ रहा है, अभी तक जो उन्होंने लोगों के लिए काम किए हैं, जो उन्होंने समाज के लिए काम करे हैं और अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो उनके उन कामों को देखते हुए उनकी जो छवि है उससे जो प्रोत्साहित भी हुए हैं लोग, और उससे बिल्कुल क्लियर एक मैंडेट लोगों ने मन बना लिया कि इस बार राजकुमार भाटिया को हमने यहाँ से भेजना है और बहुत बड़ी भूमिका में यहाँ के लोग उन्हें दिल्ली सरकार में देखना चाहते हैं। अंत में आप आदर्श नगर के मतदाता से, वोटर से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आदर्श नगर के सभी वोटर्स के आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बड़े भाई राजकुमार भाटिया जी, जिनको आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्हें आने वाली 5 तारीख को 3 नंबर बैलेट के ऊपर कमल का बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाएं, ताकि हम उन्हें एक बड़ी भूमिका में दिल्ली सरकार में देख सकें। और अब समय आ गया है कि हमें इस आपदा को यहां से भगाना है और दिल्ली में कमल खिलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बातचीत करी, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जॉइनिंग विद अस। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।